हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, जो ये टॉपिक है हम लोग का जो C8 है, नॉलेज एंड करिकुलम, उसके यूनिट 1 में बहुत VVI क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि ज्ञान की रचना से आपका क्या अभिप्राय है। ज्ञान की रचना में शामिल विभिन्न तत्वों की कुछ उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है आपको बुक में भी अच्छा से नहीं मिलेगा। हम बहुत जगह इसको खोजने उजने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर तैयार किए हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना, यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, समझे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो सेकेंड ईयर में C8 पढ़ना है, उसके यूनिट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आप क्वेश्चन का इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ज्ञान की रचना या ज्ञान का निर्माण देगा, समझे, वही बात है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मतलब मानव जीवन में अब ज्ञान के माध्यम से कोई चीज़ को सरल कर सकते हैं, आसानी से कोई काम को कर सकते हैं, समझे। तो वही कहा जा रहा है कि मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। मतलब जो बैकबोन होता है उसकी तरह क्या कार्य करता है। जो हम लोग का बैकबोन है उसी के सहारे हम लोग खड़ा है, समझे। तो वही कह रहा है कि मानव जीवन के लिए ज्ञान रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, समझ गए। जैसे देखिए, सांप में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए खड़ा नहीं हो पाता, समझे। हम लोग खड़ा क्यों कि हम लोग का रीढ़ की हड्डी है, समझे। तो वही कह रहा है कि मानव जीवन में जो हम लोग का जीवन है उसमें रीढ़ की हड्डी की तरह कौन काम करता है, ज्ञान काम करता है, समझ गए। फिर लिखा है, इसीलिए ज्ञान को मनुष्य का तीसरा आँख कहा जाता है। इसीलिए ज्ञान को कहा जाता है मनुष्य का तीसरा आँख कहा जाता है। फिर लिखा हुआ है, भारतीय आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। मतलब भारतीय जो आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार क्या कहा गया है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य को क्या करता है, उन्नत मतलब अच्छा बनाता है। उन्नत का मतलब क्या हुआ कि अच्छा बनाता है, उन्नत बनाता है तथा उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान अज्ञानता डर और अंधविश्वासों को दूर करता है। देखिए, ज्ञान हो जाएगा ना, आप में अंधविश्वास नहीं रहेगा। देखिए, कोई भी चीज़ का जो कारण मेन होता है ना, वो अशिक्षा होता है। मतलब अज्ञानी व्यक्ति ही क्या करता है कि उसमें अंधविश्वास रहेगा, उसमें क्या रहेगा, डर रहेगा, ये सब चीज़ है। तो वही कह रहा है कि ज्ञान अज्ञानता डर और अंधविश्वास को दूर करता है। ज्ञान चरित्र का निर्माण करता है तथा हमें अनुशासित करता है। देखिए, जिसमें ज्ञान होगा वो गलत काम जल्दी नहीं करेगा, समझे। कि उसको क्या करता है, चरित्र मतलब करेक्टर का उसका निर्माण करता है और उसे क्या करता है, अनुशासित करता है। फिर लिखा हुआ है, ज्ञान की रचना या निर्माण हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के ही अंग है। मतलब ज्ञान की जो रचना है क्या है कि हस्तांतरण, मतलब कोई चीज़ हम लोग मतलब एक से दूसरे में भेजते हैं, वही है हस्तांतरण एवं सीखना प्रक्रिया के ही अंग है। जो ज्ञान का रचना क्या है, सीखना प्रक्रिया के ही अंग है। ज्ञान की रचना ज्ञान ग्रहण करने से पूर्णतः भिन्न है। मतलब यहाँ ज्ञान का रचना करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप ज्ञान ग्रहण कर लिए तो ज्ञान का रचना हो गया, समझे। तो वही कह रहा है, ज्ञान की रचना ज्ञान ग्रहण करने से पूर्णतः भिन्न है। मतलब दोनों दो पहलू के मतलब अलग अलग है दोनों, समझे, पूर्णतः भिन्न है। ज्ञान निर्माण के अंतर्गत छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभवों द्वारा परिवर्तन करते हुए अपने सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्रयोग करता है। देखिए, ज्ञान की रचना का आपका सिंपल कोई मीनिंग पूछेगा क्या होता है तो बताइएगा। कोई आप ज्ञान ग्रहण किए हैं तो उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उसको उपयोग करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, वही ज्ञान का निर्माण हुआ। मतलब उसी को हम ज्ञान का रचना या ज्ञान का निर्माण कहते हैं, समझ गए। तो वही कह रहा है, ज्ञान निर्माण के अंतर्गत छात्र प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा परिवर्तन करते हुए अपने सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्रयोग करता है। तो वही ज्ञान का निर्माण है या रचना है, समझ गए। फिर लिखा है, छात्र इसके अलावा ज्ञान के रचना के अंतर्गत ज्ञान में कुछ नई चीज़ों को वाद विवाद, खोज, खुले एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में संबंध स्थापित करता है। मतलब ज्ञान की रचना में वो क्या कर सकता है कि वाद विवाद जो क्लास में क्यूज टाइप का होता है, फिर उसका खोज मतलब कोई चीज़ को खोज करके या स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ सीखने में क्या करता है, स्थापित कर सकता है। फिर लिखा हुआ है, ज्ञान के निर्माण का परिभाषा कि उसका क्या परिभाषा हो सकता है। लिखा हुआ है, विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर ज्ञान की रचना की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है शर्मा एवं बरोलिया के अनुसार। शर्मा और बरोलिया के अनुसार क्या डेफिनेशन है, देखिए। ज्ञान के निर्माण का तात्पर्य सूचनाओं का प्रबंधन, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है, जिसमें विज्ञान, तकनीक, दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि आप जो कोई चीज़ ज्ञान सूचना आप अपने अंदर क्या किए हैं कि ग्रहण किए हुए, तो उस सूचना को आप सामाजिक व्यवहारिक संबंधित तथ्यों को क्या करना है कि सरलतम रूप में मतलब सिंपल रूप में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। यही क्या हुआ, आपका ज्ञान का रचना हुआ, समझ गए।
तो सब में ज्ञान का रचना करने का सब अपना अपना सबका होता है। किसी में कोई चीज़ को बहुत सरल तरीका से बताता है, टीचर भी देखते होंगे कि क्या होता है कि कोई चीज़ को क्या कहता है, वही चीज़ को बहुत सरल तरीका से बता देगा, कोई वही टीचर होगा उस चीज़ को उतना से अच्छा डिफाइन नहीं कर जाता है। तो उनमें ज्ञान करने का रचना जिसमें अच्छा होगा वो चीज़ वो क्या है, वो चीज़ को सरल कर सकते हैं, समझे। अब दूसरा है दुबे के अनुसार। दुबे के अनुसार बताया गया है ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। मतलब कह रहा है यहाँ पर कि ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को क्या कहता है, सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। अब तीसरा डिफरेंशन देखते हैं एगाग एवं क्रोच के अनुसार। इसमें दो ही आप लिख सकते हैं, कोई आपको अच्छा लगे वही दो लिख सकते हैं एग्जाम में। लिखा हुआ है ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान की समझ से है। यहाँ पर कह रहा है ज्ञान का निर्माण अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो अधिगमकर्ता को अपने अनुभव का प्रयोग कर सक्रिय रूप से समझ के निर्माण से है, न कि पहले से संगठित ज्ञान की समझ से है। मतलब आप पहले जो चीज़ उससे नहीं है, मतलब आप कोई चीज़ व्यवहारिक रूप में उसका कैसे उपयोग कीजिएगा और कैसे उसको अपने अनुभव से उस चीज़ को क्रियान्वयन कीजिएगा, सक्रिय रखिएगा, वही ज्ञान का रचना होता है। आइए अब देखते हैं। लिखा है उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि ज्ञान का निर्माण सूचनाओं का प्रबंधन एवं संगठन है जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है और वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होता है और अनुभवों के भंडार में वृद्धि करता है। जो ज्ञान का रचना है ना, आप में वो चीज़ आप में गुण रहेगा ना, तो आप वो ज्ञान का रचना करने के आप में बहुत ज़्यादा गुण है। कोई चीज़ को आप सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, समझे। ज्ञान का रचना जो करने का तो वास्तविक अनुभव जो आप जितना अनुभव प्राप्त किए हुए और अनुभव के भंडार में क्या करता है, वृद्धि करता है ज्ञान का रचना। अब देखते हैं ज्ञान के रचना में शामिल विभिन्न तत्व। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर, समझे। किताब में कुछ अलग दे दिया है, उसका पियाजे के अनुसार प्रक्रिया दे दिया है, ज्ञान का रचना, ये सब क्वेश्चन जो पूछा है वही ना आंसर आप लिखिएगा, समझे। फिर लिखा हुआ है ज्ञान की रचना में निर्माणकर्ता निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित कर सकता है। पहला है अवधारणाओं का अपना अर्थ। मतलब सबका अपना अपना अर्थ होता है अवधारणाओं का। जैसे लिखा हुआ है अवधारणात्मक अर्थ को तार्किक और संज्ञानात्मक अर्थ भी कहते हैं। जो अवधारणात्मक अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, तार्किक एवं संज्ञानात्मक अर्थ भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में बाह्य जगत की किसी वस्तु की संकल्पना उभरती है तो उसे अभिव्यक्त करने के लिए किसी शब्द का सहारा लिया जाता है, जैसे हम वही अवधारणा होता है। मतलब उसी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे हम मिठाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न आकार प्रकार एवं रंगों की मिठाई के अर्थ समाहित हो जाते हैं। जैसे देखिए आप जितना अपने वास्तविक जीवन में अनुभव प्राप्त किए होंगे, ज्ञान की रचना में है नहीं कि अपने वास्तविक जीवन जितना अनुभव प्राप्त किए उसी के आधार पर कोई चीज़ को सरल बनाना, यही ना ज्ञान का रचना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होगा और कोई मान लीजिए सियाना आदमी होगा, तो वो तो ज़्यादा मिठाई के प्रकार देखा होगा बच्चा की अपेक्षा। तो जैसे उसके सामने मिठाई बोला जाएगा कोई बच्चा के सामने, तो दो प्रकार का मिठाई देखा होगा, तो उसके दिमाग में दो प्रकार का मिठाई आएगा, समझे। लेकिन वही कोई सियाना आदमी होगा, उसके सामने मिठाई सब जैसे बोलेंगे तो उसके मस्तिष्क में क्या होगा कि बहुत प्रकार के मिठाई घूमने लगेगा कि हाँ ये प्रकार का रसगुल्ला ऐसा होता है, तो लाल मोहन ऐसा, तो ये सब का। तो वही कहा जा रहा है कि जब हम मिठाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न आकार के प्रकार रंगों की मिठाई का अर्थ समाहित हो जाता है। तो वही कह रहा है ज्ञान की रचना में अवधारणाओं का अपना अर्थ का होना अति आवश्यक है। इससे ही कोई ज्ञान को सरल कर सकता है। जैसे मान लीजिए अब कोई सियाना है तो वो चीज़ अच्छा से समझा सकता है, बच्चा की अपेक्षा तो अच्छा से समझा सकता है, क्योंकि उसके अनुभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया, बहुत सा मिठाई के दुकान पर गया है। बच्चा तो एक ही दो मिठाई की दुकान पर गया होगा। इसीलिए ना कहा जा रहा है कि ज्ञान की रचना में अवधारणाओं का अपना अर्थ होना अति आवश्यक है। सबका अपना अपना अर्थ होता है अवधारणाओं का, समझे। तो क्योंकि जो जितना वास्तविक जीवन में अनुभव प्राप्त किया होगा उसको ज़्यादा ये चीज़ करने का होगा, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहला क्या हो गया आपका कि अवधारणाओं का अपना अर्थ याद रखिएगा। दूसरा आपका है विचारों में वस्तुनिष्ठता। देखिए वस्तुनिष्ठता क्या होता है ये चीज़ इसमें पता चलेगा। लिखा हुआ है ज्ञान की रचना के लिए आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता जरूर होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठता का मतलब हो गया कि कोई चीज़ पे कोई आशा नहीं, मान लीजिए कोई अपना रिलेटिव चाहे कोई भी चीज़ हो उस पर मतलब पक्षपात नहीं करते हुए, मतलब आप जो चीज़ सही है उसी पर आप उसका क्या कर रहे हैं कि मतलब कोई चीज़ बता रहे हैं, समझे। वही क्या हुआ वस्तुनिष्ठा हुआ। तो वही कह रहा है कि वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, आशा,
आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह। जैसे बहुत, जैसे मान लीजिए, अब सिंपल समझिए कि जैसे बहुत का पूर्वाग्रह करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि जो पुराना जमाना का सोच है, जैसे मान लीजिए जैसे कहता है कि लड़की लोग को मैथ नहीं आता है, लड़की लोग को बायोलॉजी आता है, या लड़की लोग घर का काम, ये सब पूर्वाग्रह है। तो इससे उभर कर आपको एक अच्छा मतलब अथी देना है, समझे। तो वही कहा जाए कि वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप से ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अतः ज्ञान की रचना करते समय आपके विचारों में वस्तुनिष्ठता का गुण जरूर होना चाहिए। आइए अब देखते हैं, तीसरा है अधिगम परिणामों में विभिन्नता। देखिए लिखा हुआ है अधिगम मतलब सीखने पर विभिन्नता होगा, ऑटोमेटिक विभिन्नता होगा। देखिए कैसे, ज्ञान की रचना के लिए जरूरी यह है कि आप में अधिगम परिणामों में विभिन्न होनी चाहिए, क्योंकि अधिगम परिणामों में विभिन्नता नहीं होगा तो आप अच्छा से ज्ञान का रचना नहीं कर पाइएगा। मतलब देखिए सिंपल यहाँ बात समझिए कि मान लीजिए आप मैट्रिक एक बार एग्जाम दिए तो आपको 300 नंबर आया, दूसरा का पे दीजिएगा तो आपका अधिगम परिणाम में विभिन्नता आएगा, तभी आप अच्छा से ज्ञान का रचना किए हुए, क्योंकि आपको एक अनुभव हो गया कि यह चीज़ गलती किए तो ये चीज़ कम गया, तो वो चीज़ आप सुधारिएगा ना। तो ये चीज़ होता है ज्ञान का रचना। तो रचना नहीं कर पाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ को दोबारा सीखिएगा तो पहले से ज़्यादा सीखना होगा। जैसे कोई बालक एक बार पढ़कर मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है तो उसे 300 नंबर आता है, और दूसरा बार पढ़कर एग्जाम देगा तो उसे 350 नंबर आता है, तब वह अच्छा से ज्ञान का रचना किया। यहाँ मतलब समझिए कि अधिगम में विभिन्नता होना चाहिए। कोई चीज़ एक बार आप सीखिएगा तो वो चीज़ थोड़ा अच्छा से नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ को जब दोबारा आप सीखिएगा तो वो चीज़ अच्छा से होगा, तब आप ज्ञान का रचना अच्छा से करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा पहले। आइए अब चौथा देखते हैं हम लोग। देखिए चौथा लिखा है सृजनात्मक परिणाम। देखिए सृजनात्मक परिणाम क्या होता है। देखिए लिखा है कि ज्ञान के रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विचारों को जब हम अपने व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उनके पक्ष या विपक्ष, लाभ हानि हमारे समक्ष आती है। ये सृजनात्मक परिणाम है। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या रहा है कि आप जब ज्ञान का रचना कीजिएगा ना तो उसमें एक तत्व आपको शामिल करना होगा, सृजनात्मक परिणाम। कि मान लीजिए कोई आप काम कीजिएगा तो उसमें गलती भी होगा, सही भी होगा, समझे। तो ये चीज़ से आपको घबराना नहीं है, परिणाम आएगा गलत या सही तब आप अच्छा से कर पाइएगा। तो वही कह रहा है कि ज्ञान के रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। सामान्य रूप से जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न विचारों को जब हम अपने व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उनके पक्ष या विपक्ष, लाभ एवं हानि हमारे समक्ष आती है। यही सृजनात्मक परिणाम है। जैसे जेम्स वाट ने रसोई घर से आने वाली एक आवाज़ को सुना तथा देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है तथा गिर रहा है। ये क्यों गिरा है, मतलब वो वाष्प से गिर रहा है और नीचे आ रहा है, मतलब उठ रहा है गिर रहा है, तो बार बार उठ रहा है और गिर रहा है। एक समान व्यक्ति के लिए समान घटना थी। जैसे आप न्यूटन का भी एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि देखिए पेड़ से जब फल गिरा तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज दिया। देखिए पेड़ तो फल तो पहले भी गिरता होगा, मतलब पेड़ से जो फल था जो सेब का वो तो पहले भी गिरता होगा, तो न्यूटन ने क्यों खोज किया कि उसमें सृजनात्मक परिणाम थे कि ये चीज़ होगा तो ये हो सकता है कि पृथ्वी कोई वस्तु को अपने नीचे केंद्र की ओर खींचती है, समझे, एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो वही चीज़ है कि जेम्स वाट ने रसोई घर से आने वाली एक आवाज़ को सुना तथा जाकर देखा कि चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा है तथा गिर रहा है। एक समान व्यक्ति के लिए समान घटना थी, परंतु जेम्स वाट सृजनशील बालक था। वह उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने का विचार किया और आगे चलकर भाप के इंजन का निर्माण कर दिया। मतलब ये बच्चा क्या था कि एक ज्ञान का रचना कर दिया कि उसके व्यवहारिक रूप में कैसे लेंगे, समझे। वो अनुभव देखकर वो देखा कि बार बार उठ रहा है वाष्प, वही वाष्प इंजन का आगे क्या किया, आविष्कार किया। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान की रचना में सृजनात्मक परिणाम का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे है विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता। देखिए लिखा है विचारों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता होगा तभी आप अच्छा से ज्ञान का रचना कर सकते हैं। विचार में लोचशीलता का अर्थ हुआ कि आप हमेशा नए दृष्टिकोण से कोई चीज़ को प्रस्तुत करें तथा विचार में लोचशीलता होने से परिस्थितियों में बदलने पर उसमें अपने विचारों में परिवर्तन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। देखिए लोचशीलता मतलब कहने को हुआ कि मान लीजिए जैसा आप समाज में गए, जहाँ भी गए, तो वहाँ पर जैसा जो मान लीजिए कोई अब शहर में पढ़ा हुआ आदमी होगा, वो गांव में आएगा तो उसको क्या होगा कि उसको गांव के जैसा बनना होगा, नहीं तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर समायोजन नहीं कर पाएगा, वहाँ पर क्या कि वहाँ पर नहीं रह पाएगा, समझे। जैसे देखिए नेता लोग सब होता है, क्या होगा देखिए एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। जैसे नेता में लोचशीलता का गुण अधिक पाया जाता है। वह चुनाव के समय गरीब के यहाँ पे बैठ कर खाएगा और चुनाव जीतेगा तो बड़े बड़े होटल में भी रहेगा, समझे। मतलब जैसा देश वैसा भेष वाला यहाँ पर नियम अप्लाई करता है। मान लीजिए आप जहाँ जाइएगा, जहाँ का जैसा समाज रहेगा वैसा आपको बदलना होगा, अनुकूलन करना होगा, समझ गए, नहीं तो आप अच्छा नहीं कर पाइएगा, समझे। अतः ज्ञान की रचना में लोचशीलता का होना बहुत जरूरी है। अब अगले लिखा है लास्ट में है
सामान्यतः गतिविधि आधारित शिक्षण, सामान्यतः गतिविधि आधारित शिक्षण लिखा हुआ है। ज्ञान की रचना करने के लिए आपको सामान्यतः गतिविधि आधारित शिक्षण करना होगा, तब आप अच्छे से ज्ञान का रचना करवा सकते हैं। समझे? जैसे कोई टीचर क्लास में गतिविधि आधारित शिक्षण कराता है तो वह छात्र अच्छा से ज्ञान का रचना कर सकता है। मतलब उसमें अच्छा से कोई चीज़, मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो शिक्षण कराएगा तब ना कि बच्चा आगे जाकर ज्ञान का रचना अच्छा से कर पाएगा। समझे? तो ये आपका हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में ज्ञान का रचना करने का गुण प्रत्येक छात्र में होना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। समझे? मतलब वर्तमान समय का क्या चल रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, ज्ञान का रचना करने का गुण प्रत्येक छात्र में होना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें थोड़ा आप और भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। समझे? तो ये चीज़ कर सकते हैं।